जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईएनएस अरिहंत से टेस्ट की गई K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। वेस्टर्न कमांड के साथ आईएनएस विक्रांत के इंटीग्रेशन ट्रायल्स हुए स्टार्ट। डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ डिस्प्ले करेगी अपनी 430 स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल वेपन सिस्टम्स। भारत और चीन की बीच जल्दी आयोजित की जाएगी 17वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग। और इसरो PSLV को रिप्लेस करने के लिए विकसित कर रही है NGLV। आज 14 अक्टूबर को इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत से सफलतापूर्वक एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज के इस टेस्ट में इस मिसाइल को पहले से निर्धारित की गई रेंज तक टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट में इस मिसाइल ने बेहद ही हाई एक्यूरेसी के साथ बे ऑफ बंगाल में टारगेट एरिया को इम्पैक्ट किया। और इस दौरान इस वेपन सिस्टम के सभी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी वैलिडेट किया गया है। और ये INS अरिहंत से इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का एक यूजर ट्रेनिंग लॉन्च था, जो कि भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी के लिए एक बेहद ही ज्यादा महत्व रखती है। और ये टेस्ट इस बात को भी साबित करता है कि भारत अपनी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस वाली पॉलिसी के साथ एक मजबूत और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई वाली क्षमता भी रखता है। और बाकी ऑफिशियल्स ने भारत की नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट को भी दोहराया है। हालांकि हमें पता है कि अभी आपको ये जानने की इच्छा बहुत हो रही होगी कि आज जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिहंत से लॉन्च की गई, तो आखिर वो मिसाइल थी कौन सी। तो आपको बता दें कि आज के इस मिसाइल टेस्ट को लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, तो उस पर तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी मिसाइल थी। लेकिन आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग द हिंदू की एक रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से ये जरूर कंफर्म किया गया है कि आज जो मिसाइल टेस्ट हुई है वो लॉन्ग रेंज वाली K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है। बस ये कहा गया है कि ये कोई एक पुरानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी। और अब अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में INS अरिहंत को K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से ही इक्विप्ड किया गया है, जिसकी रेंज 1000 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ करीब 750 किलोमीटर है। तो वहाँ कह सकते हैं कि अगर आज K4 मिसाइल का टेस्ट नहीं हुआ है तो फिर K-15 मिसाइल ही है जो आज टेस्ट की गई होगी। अब बाकी वो बात अलग है कि इसका 100% कंफर्मेशन केवल DRDO या फिर इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही आ सकता है। इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर ने भारत फोर्स द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए 4x4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। और ये हाई मोबिलिटी ट्रूप कैरियर लद्दाख सेक्टर में आर्मी के ऑपरेशंस में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाकी इसके अलावा अपडेट यह है कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि INS विक्रांत अपने ऑपरेशन ट्रायल्स के लिए भी रवाना हो चुका है। तो आपको बता दें कि इसी के हिस्से के तौर पर INS विक्रांत ने नेवी की फ्लीट के साथ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है। और वेस्टर्न नेवल कमांड के साथ INS विक्रांत के इस पहले फ्लीट इंटीग्रेशन ऑपरेशन ट्रायल्स की कुछ तस्वीरें भी नेवी की तरफ से जारी की गई हैं। और नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक इन ट्रायल्स के हिस्से के तौर पर कुछ एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस ड्रिल्स, रियलिस्टिक मल्टी थ्रेट सिनेरियो में मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लाइव फायरिंग, तो इस तरह की एक्टिविटीज भी कंडक्ट की गई हैं। और फ्लीट ऑपरेशंस के सपोर्ट में इंडियन नेवी के INS हंसा एयर स्टेशन की कैपेबिलिटी और ऑपरेशन रेडीनेस को भी डेमोस्ट्रेट किया गया था। और हाँ, इन ट्रायल्स में INS विक्रांत से फ्लाइट ट्रायल्स भी इंक्लूड हैं, जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि INS विक्रांत पर जो हमारे फाइटर्स हैं वो बिल्कुल स्मूथली टेक ऑफ भी ले सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। और ये फ्लाइट ट्रायल से INS विक्रांत के इस इंटीग्रेशन ट्रायल का मेन पार्ट भी है। आज सुबह करीब 4:30 बजे BSF के अलर्ट ट्रूप्स ने पंजाब के अजनाला क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया है। और शॉट डाउन किए गए इस ड्रोन को रिकवर भी कर लिया गया है। और फिलहाल अभी इस मामले पर और डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी इसके अलावा एक इवेंट के दौरान BSF के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से ये भी कहा गया है कि पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगने वाली पूरी सीमा पर BSF ड्रोन्स के थ्रेट को काउंटर करने के लिए अलर्ट पर है और इनको काउंटर करने पर काम चल भी रहा है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि इस साल के डिफेंस एक्सपो 2022 में DRDO करीब 430 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगी, जिनमें स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वेपन सिस्टम्स, डिफेंस इक्विपमेंट, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज, तो इन सभी को DRDO द्वारा डिस्प्ले किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के डिफेंस एक्सपो में एक्सपीरियंस जूम के माध्यम से लैंड बेस्ड और नेवल एंड एयर बेस्ड सिस्टम्स के लिए विकसित की गई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज को भी शोकेस किया जाने वाला है। और पहली बार डिफेंस एक्सपो में एक्सपीरियंस के लिए भारत के 5th जनरेशन MK फाइटर का सिमुलेटर भी उपलब्ध रहेगा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि L&T, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज, साब ग्रुप, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो वे डिफेंस एक्सपो 2022 के हिस्से के तौर पर ऑर्गेनाइज किए गए इन्वेस्ट फॉर डिफेंस में भी हिस्सा ले सकते हैं। और जो इन्वेस्ट फॉर डिफेंस है, तो ये भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अपने तरह का ऐसा पहला इवेंट है जिसमें भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। और ये इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी रहेगा। वहीं HAL की तरफ से भी कहा गया कि वे भी डिफेंस एक्सपो में अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए तैयार हैं। और इसमें HAL अपने मौजूदा और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स दोनों को ही डिस्प्ले करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक PSLV लॉन्च व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो
अब एक नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV को विकसित कर रही है। और वैसे इस बात का कंफर्मेशन इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 के साइडलाइंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ की तरफ से भी दिया गया था, जिसमें उनका यह कहना था कि PSLV जो कि 1980s में डेवलप किए गए थे लेकिन अभी आज के समय की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब इनमें एक विकास की जरूरत है। हालांकि इसरो चेयरमैन ने एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो नहीं बताया कि PSLV को रिटायर कब किया जाएगा, लेकिन उनका यह जरूर कहना था कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड जितने भी बचे हुए लॉन्चेस हैं तो उन सभी को कंप्लीट करने के बाद फिर इस रॉकेट का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। और रही बात नए लॉन्च व्हीकल NGLV की, तो इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो चेयरमैन ने इस बात की तरफ भी संकेत दिया है कि ये नया लॉन्च व्हीकल रीयूजेबल कैपेबिलिटी के साथ भी आएगा। बाकी आपको बता दें कि भारत की तरफ से 3 अलग अलग एरिया वार्निंग्स जारी की गई हैं, जिसमें से पहली वार्निंग आज के लिए थी यानी कि 14 अक्टूबर के लिए, दूसरी है 19 से 20 अक्टूबर तक और तीसरी है 21 से 23 अक्टूबर तक। और इन टाइम विंडो में भारत एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल्स को लॉन्च कर सकता है। इसमें से जो पहली वाली एरिया वार्निंग है यानी कि आज वाली, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ थी 740 किलोमीटर। और जैसे कि आज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो हो सकता है कि जो आज की एरिया वार्निंग थी ये इसी टेस्ट के लिए थी। और अब जो बाकी 2 बची एरिया वार्निंग्स हैं, तो उसमें से एक है 301 किलोमीटर तक और दूसरी है 1682 किलोमीटर तक। और इन एरिया वार्निंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि दीपावली का एडवांस में कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। और वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं कि आपको भारत के किस वेपन सिस्टम के टेस्ट का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। और अगर कमेंट करने कमेंट सेक्शन की तरफ जाएंगे ही, तो जाते जाते रास्ते में जो लाइक का बटन पड़ेगा तो उसे क्लिक करते हुए जाना। आज 14 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 25वीं मीटिंग कंडक्ट की गई थी। और इस मीटिंग को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट के मुताबिक भारत और चीन LAC के बाकी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आगे भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए सहमत हुए हैं। और इसी के साथ जल्द से जल्द भारत और चीन के बीच 17वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग भी कंडक्ट करने पर सहमति बनी है। बाकी इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार को NATO ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि वे सोमवार से अपनी एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टेडफास्ट नून को लॉन्च करेंगे। और इस एक्सरसाइज में ट्रेनिंग फ्लाइट्स के हिस्से के तौर पर करीब 60 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और ये फ्लाइट्स बेल्जियम, नॉर्थ सी और ब्रिटेन के ऊपर से होगी। और बाकी इन एक्सरसाइज की जो मेज़बानी है वो बेल्जियम द्वारा की जा रही है। इसमें करीब 14 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। और इसमें US के B-52 जैसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जबकि रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए NATO ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अगर यूक्रेन वॉर की वजह से वे इस ड्रिल को कैंसिल करते हैं तो इससे एक गलत संकेत जाएगा। और इसके साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि NATO की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो वो किसी भी एस्केलेशन को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। वैसे आपको नहीं लगता कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी टेंशन चल रही है तो उसमें चिंगारी तो NATO की तरफ से ही लगी है। बाकी इसके अलावा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कुछ बड़े बयान देखने को मिले। जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए किसी तरह का कोई पछतावा है, तो इसके जवाब में रशियन प्रेसिडेंट का सीधा कहना था नहीं, उन्हें कोई पछतावा नहीं है क्योंकि रशिया जो कर रहा है वो सही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि रशिया का ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करना। इसी के साथ रशियन राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत और चीन यूक्रेन में पीसफुल डायलॉग को सपोर्ट कर रहे हैं और हम इन दोनों देशों की पोजीशंस का सम्मान भी करते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें यह भी बताया कि यूक्रेन ने तय किया है कि वो बातचीत के साथ तो आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट का यह भी कहना था कि उन्हें US के प्रेसिडेंट के साथ बात करने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं होती है। और उन्होंने अभी ये भी तय नहीं किया कि अगले महीने G20 समिट में वे पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे NATO के साथ होने वाले किसी संभावित डायरेक्ट क्लैश को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर रशियन राष्ट्रपति का कहना था कि रशिया के साथ NATO ट्रूप्स का किसी भी तरह का डायरेक्ट क्लैश एक वैश्विक आपदा को अंजाम दे सकता है। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि आर्मी के लिए करीब 1072 नाइट साइट्स की खरीद के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी कर दिया गया है। और ये खरीद भी बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत ही होने वाली है। और ये नाइट साइट्स खास तौर पर आर्मी की LMG यानी कि लाइट मशीन गन्स के लिए होंगी और इनमें कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। एक अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत के टोनबो इमेजिंग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के थर्मल मल्टी मिशन साइट जिसका नाम है स्पार्टन S, तो उसकी एक बड़ी वॉल्यूम रक्षा मंत्रालय को सप्लाई करने के लिए तैयार है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबरा भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2015 में पुंछ सेक्टर की कृष्ण घाटी में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक गोविंद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2021 में पुंछ में ही
अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन योगेंबर सिंह और राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और जबकि आज भारत के परमवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और ये तो आप जानते होंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भारत के वो परमवीर हैं जिन्होंने 1971 के वॉर में पाकिस्तान के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर दिया था। हमने इन पर भी एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपके लिए आज का सवाल, बैटल ऑफ बसंतर किस वॉर से जुड़ा हुआ है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।